नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जी कोड में। आज हम इकोनॉमी के पार्ट 4 को देखेंगे। जो हमारा पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा है उसमें हमने ऑलरेडी 3 पार्ट को ला रखा है, ठीक है। आज हमारा पार्ट 4 रहेगा। इसके पहले हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है पीवाईक्यूज सीरीज में, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर हो गया और इन्वायरमेंट सेक्शन का भी हमने ले रखा है, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट कि जाइए देखिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और आज हम ये पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान। इंडिया का जो 5 ईयर प्लान बेसिकली था उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है, ठीक है। बोल रहा है फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान देयर वॉज ए डिटरमाइंड ट्रस्ट टूवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। मतलब क्या है बेसिकली कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद ज़्यादातर जो बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है उस पर फोकस होने लग गया था। जी हाँ, हमने इकोनॉमी के सेक्शन में पढ़ा है कि जो पीसी महालैनोवीज थे उन्होंने हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया था, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि पहले हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, जो बेसिक इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप किया जाए। तो इसके रिगार्डिंग हमारा आंसर फर्स्ट वाला तो सही है। सेकेंड देखते हैं। फ्रॉम द फोर्थ 5 ईयर प्लान adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power। मतलब करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। जो अभी तक बेसिकली क्या था कि फोर्थ 5 ईयर प्लान से पहले जो कंसंट्रेशन था वेल्थ का, पावर का, हाँ, जो मतलब बहुत लिमिटेड पीपल के पास था ना ये सब, जो कि हाईली रिच पीपल थे, उसको करेक्ट करना। मतलब उसको कहीं ना कहीं जैसे लैंड, आपका लैंड ही ले लो, ठीक है। जमींदार होते थे बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा उनके पास खेती वगैरह होता था, तो कहीं ना कहीं वेल्थ और इकोनॉमिक पावर उन्हीं के हाथ में कंसंट्रेटेड होता था ना, तो उसी को करेक्ट करना। मतलब लैंड का है तो लैंड को उनसे लेकर मतलब एक प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करना, जो हमारा अदर सेक्शन है सोसाइटी का। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं करेक्ट करना, ठीक है। जो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन था, वेल्थ कंसंट्रेशन था, जी हाँ, ये भी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? इन द फिफ्थ 5 ईयर प्लान for the first time financial sector was included as an integral part of plan। बोल रहा है फिफ्थ 5 ईयर प्लान में फर्स्ट टाइम जो फाइनेंशियल सेक्टर था उसको इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया प्लान का। देखो यह गलत है हमारा। यह फिफ्थ 5 ईयर प्लान से नहीं हुआ था, ये नाइन्थ 5 ईयर प्लान से हुआ था, ठीक है। कब से हुआ था? नाइन्थ 5 ईयर प्लान से हुआ था ये, 1997 से जो 2002 तक चला था, ठीक है। इसके तहत कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर को इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया था प्लान का। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो फर्स्ट हमारा सही था। जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं वो किया गया था। जो पीसी महालनोबिस थे मॉडल था बेसिकली, वो इसी पे फोकस करता था कि बेसिक और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। और कहीं ना कहीं मोर फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ एम्फेसिस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1969 से 74 तक था, provide a necessary corrective to the earlier trend which helped particularly the stockholm section in agriculture as well as industry to enable them to rapidly to enlarge the diversify the production base, ठीक है। diversify करना production base, it has adopted the correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? बेसिकली करेक्ट करना जो अर्लियर ट्रेंड अभी तक कंसंट्रेशन था वेल्थ का, इकोनॉमिक पावर का, उससे कहीं ना कहीं करेक्ट करना, ठीक है। थर्ड वाला हमारा गलत था क्योंकि फिफ्थ 5 ईयर प्लान कहीं ना कहीं फोकस करता था पोवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। पोवर्टी को रिमूव करना और जो सेल्फ रिलायंस हमारा उसको अटेन करना, मतलब उसको अचीव करना। और जो फाइनेंशियल सेक्टर था कि उसको इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया था किसका? प्लान का। वह नाइन्थ 5 ईयर प्लान से आया था जो कि 1997 से 2002 तक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन। इकोनॉमिक कॉस्ट बताना है फूड ग्रेन्स का टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उस पे जो है कि वो इंक्लूड करता है क्या क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बोनस इफ एनी पेड टू फार्मर्स प्लस, मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किया जा रहा है प्लस बोनस पे किया जा रहा है फार्मर्स को, उसके अलावा क्या इंक्लूड करता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली नहीं, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
प्रोक्योरमेंट, इंसिडेंशियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेसिकली जो फार्मर्स है उसका जो गुड्स का डिलीवरी हो रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ गोडाउन, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जहां तक बेसिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको इंक्लूड किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्लूड किया जाता है, बोनस को इंक्लूड किया जाता है, प्लस इसको प्रोक्योरमेंट, इंसिडेंशियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। जो इकोनॉमिक कॉस्ट है फूड ग्रेन्स का। देखो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, फॉल अंडर किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसके अंडर आता है। इन 1965 में फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 क्रिएटेड द एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को क्रिएट किया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट वाज फाउंडेड इन मिडस्ट टू सर्व ग्रेन क्राइसिस एंड पर्टिकुलरली इन व्हीट, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली कि जो ग्रेन क्राइसिस वगैरह थे बेसिकली उसको करेक्ट करना, उसको कहीं ना कहीं सुधार उसमें लाना, ठीक है। कॉस्ट एंड प्राइस वाज एस्टैब्लिश इन 1965। अब देखो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल as expenses incurred during the procurement till the food gain reach the first point of go down. Distribution costs also include economic cost, which buffer carrying cost are now included in buffer subsidies, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है among the agriculture commodity imported by India, which one of the following account for the highest import in terms of value in last 5 years, ठीक है। इनमें से कौन सा अकाउंट करता हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब बताओ कौन सा इंपोर्ट? स्पाइस करता है? नहीं। फ्रेश फ्रूट करता है? नहीं। पल्सेस करता है? नहीं। वेजिटेबल ऑयल? जी हाँ, वेजिटेबल ऑयल। अगर हम देखें तो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, कि लगभग 60% हम 60 से 70% हम वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। 60 to 70% हम वेजिटेबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं। इसी वजह से जो इसका जो वैल्यू है बेसिकली हाईएस्ट इंपोर्ट वैल्यू, ठीक है। Import of agriculture commodity vegetable oil account the highest import in terms of value in the last 5 years। अगर देखें तो इंडिया relies about 70% of edible oil consumption। मतलब हमारा जो कंट्री है बेसिकली 70% कहीं ना कहीं रिलाइड है इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है। पल्सेस कितना है? सेकेंड नंबर पे, ठीक है। फ्रेश फूड हमारा थर्ड हाईएस्ट देखने को मिलता है। स्पाइसेस लीस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन लास्ट 5 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लैंड रिफॉर्म के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट दे रखा है, उसे हमें बताना कि कौन सा उसमें करेक्ट है। द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग, नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। जो सीलिंग लॉज था बेसिकली उसका एम था कि इसका फैमिली होल्डिंग पे फोकस करना, ना कि इंडिविजुअल होल्डिंग पे, गलत है। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। मेजर एम क्या था लैंड रिफॉर्म का? कि एग्रीकल्चर लैंड को प्रोवाइड कराना जितने भी लैंड लेस हैं बेसिकली उनको। जी हाँ, ये हमारा सही है। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ था, वह तो यही था ना कि जो भी बड़े बड़े जमींदार वगैरह हैं उनसे लैंड लेकर जो लैंड लेस है बेसिकली उनको लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, बट देख लेते हैं। इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज ए प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, गलत। लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एक्सेम्पशंस टू द सेलिंग लिमिट, गलत। लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया मेजर एम था क्या? लैंड रिफॉर्म को प्रोवाइड एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंड लेस, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड को प्रोवाइड कराना जितने भी लैंड लेस हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था इसका बेसिकली लैंड रिफॉर्म का? रिमूविंग इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिपेंसी of the agrarian structure, provide agricultural land to all, and the issue of social economic inequalities. In order to address the interconnected issue of poverty, hunger, food insecurity, agriculture productivity must be increased, ठीक है। मतलब जो फूड हंगर था, फिर उसका फूड इनसिक्योरिटीज था, उसको टैकल करना, साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? Among the following, which one is the largest export of rice in the world in last 5 year? बोल रहा है अगर लास्ट 5 ईयर में हम देखें तो इनमें से कौन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का?
कौन सा है बताओ? क्या चाइना है, इंडिया है, म्यांमार है, वियतनाम है? क्या बताओ? इंडिया है। ठीक है। रिसेंट ईयर 2014 से 18 तक वियतनाम राइस एक्सपोर्ट वाज बिटवीन 13 to 16%। थाईलैंड का कितना था? 22 से 25%। इंडिया का था 25 से 26%। ठीक है। इंडिया हैज बीन द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ राइस वर्ल्ड वाइड 2011-12 का डाटा है बेसिकली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना कौन सा करेक्ट है। बोल रहा है कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। बोल रहा है इंदिरा गांधी के टाइम पे जो कोल सेक्टर था उसे नेशनलाइज्ड किया गया था। ठीक है। और देखते हैं, नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। जो भी कोल ब्लॉक्स हैं बेसिकली उसे अब एलोकेट किया जाएगा लॉटरी बेसिस पे। नहीं जी, ये गलत है हमारा। लॉटरी बेसिस पे नहीं है, ऑक्शन बेसिस पे हो गया है। ठीक है। किस बेसिस पे? ऑक्शन। ऑक्शन बेसिस पे कहीं ना कहीं जो कोल ब्लॉक्स हैं उसे एलोकेट किया जाने लगा है। तो दूसरा हमारा गलत है। दूसरा गलत है, दूसरा काटो। मतलब या तो पहला सही हो सकता है या तो तीसरा सही हो सकता है। चलो तीसरा देखते हैं। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई। अभी तक हमने इंपोर्ट किया था कोल को डोमेस्टिक सप्लाई का जो शॉर्टेज है उसको मीट करने के लिए। मतलब जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक सप्लाई, मतलब डोमेस्टिकली हम अच्छे लेवल पे कहीं ना कहीं कोल का सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको मीट करने के लिए अभी तक हम कोल को इंपोर्ट करते थे। बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। देखो हमारे यहाँ गुड क्वालिटी नहीं मिलती कोल की। ठीक है। गुड क्वालिटी नहीं मिलती कोल की, इसलिए हमें दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। और जो हमारा स्टील प्रोडक्शन है, जितने भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें गुड क्वालिटी का कोल लगता है। ठीक है। इसीलिए हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो तीसरा नंबर गलत हो गया, फर्स्ट हमारा सही है। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। ठीक। देख सकते हो आप यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा गलत था। नेशनलाइजेशन वाज डन टू फेज, फर्स्ट विथ coking coal mine 1971-72, then with non-coking coal mine 1973. Indira Gandhi served as the prime minister of the country from 1971 से 73 तक। दूसरा इनकरेक्ट था। कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 के तहत जो एलोकेशन ऑफ कोल माइन है बाय वे ऑफ ऑक्शन एंड अलॉटमेंट फॉर द सेल ऑफ द कोल। ठीक है। किसके वे ऑफ ऑक्शन से किया जाने लगा। थर्ड हमारा इनकरेक्ट था। इंडिया हैज द फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, बट ड्यू टू monopolies of some firms it cannot produce enough coal to meet the shortage, imports coal to meet the shortage। ठीक है। कोल को इंपोर्ट किया जाता है ताकि शॉर्टेज को मीट किया जा सके। डोमेस्टिक कोल हैज बीन एबल टू मीट ओनली 75% of annual coal demand। About 200 million tons of imports are used to make up the shortage of local coal supply। ठीक है। सर्विस एरिया अप्रोच was implemented under the preview of। जो सर्विस एरिया अप्रोच है बेसिकली वो किसके अंडर इम्प्लीमेंट किया गया था, ये बताना हमें। तो उसे इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर द प्रीव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में। ठीक है। और एक स्पेसिफिक रोल दिया गया था इसको कि जो क्रेडिट फैसिलिटीज है ना उससे रूरल एरियाज में एक्सपेंड करना, बढ़ाना। इसके साथ साथ कहाँ कहाँ था? एग्रीकल्चर में था एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। बेसिकली जो रूरल एरियाज में है वहाँ पे जो क्रेडिट फैसिलिटीज है जैसे लोन्स वगैरह है उसके एक्टिविटीज को बढ़ाना। ठीक है। देखो सर्विस एरिया अप्रोच डेवलप्ड वर्जन ऑफ एरिया अप्रोच मेथड ऑफ लीड बैंक स्कीम। ठीक है। सर्विस एरिया अप्रोच कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1989 में एज अ पार्ट ऑफ लीड बैंक स्कीम। और लीड बैंक स्कीम कब लाया गया था? 1969 में। ठीक है। मेन गोल था सर्विस एरिया अप्रोच का वर टू बूस्ट लेंडिंग दैट वाज प्रोडक्टिव एंड क्रिएट सॉलिड कनेक्शन बिटवीन बैंक क्रेडिट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड राइजिंग इनकम। ठीक है। क्या करना? बूस्ट करना लेंडिंग को जो प्रोडक्टिव हो और क्रिएट करे सॉलिड सॉलिड कलेक्शन बिटवीन बैंक क्रेडिट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड राइजिंग इनकम। ठीक है। चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाय द। पब्लिक सेक्टर बैंक के जो चेयरमैन होते हैं वो किसके द्वारा सेलेक्टेड किए जाते हैं? बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा किए जाते हैं। आरबीआई के द्वारा नहीं किए जाते, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं किए जाते, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक के द्वारा नहीं किए जाते। किसके द्वारा किए जाते हैं? बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो
इस्टेब्लिश एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कब 2016 फरवरी में, ठीक है। बेस्ड ऑन सजेशन किसके द्वारा दिया गया था, एन.के. नायक कमेटी के द्वारा, ठीक है, जो कि अपॉइंट किया गया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है। ये सजेस्ट करता है फुल टाइम डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयर्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसको किसको, फुल टाइम डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन को, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और जो स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका, ठीक है। और क्या करता है, कोऑपरेट करता है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जिससे फाइनल डिसीजन मेक किया जा सके रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, ठीक है। कंपोजिशन क्या क्या होता है, देखो, बैंक बोर्ड ब्यूरो कंप्राइज द चेयरमैन 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 5 एक्सपर्ट मेंबर्स 2 ऑफ विच आर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, इनमें से कौन सा एसेट में क्रिएट नहीं, एसेट में इंक्लूड नहीं होता है। एडवांसेस मतलब जितने भी लोन दिए गए हैं बैंक के द्वारा, इन्वेस्टमेंट जितना भी किया गया है बैंक के द्वारा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी एक तरह से लोन ही है। तो इसमें क्या आएगा, डिपॉजिट आएगा जी, ये पार्ट नहीं है किसी भी बैंक के एसेट का। डिपॉजिट आप जमा कर रहे हो तो बैंक की लाइबिलिटी है, उससे पे बैक करना, ठीक है। तो एसेट क्या होता है, एसेट होता है समथिंग दैट यू ओन एंड दैट हैज वैल्यू, ठीक है। कोई भी चीज जो आप ओन कर रहे हो, ठीक है, उसका कुछ वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एसेट। तो उसी के रिगार्डिंग अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की देखें तो जैसे बोल सकते हो उसके पास जो कैश है वह एसेट है, फिर उसके बाद वह जो लोन दिया हुआ है कस्टमर्स को वह एसेट है, इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है वह एसेट है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी है जो है उसका, जैसे चेयर हो गया, बिल्डिंग हो गया, वह एसेट है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एसेट में आती हैं, बट जो उसमें बैंक में डिपॉजिट होते हैं वह उसकी लाइबिलिटी होती है, ना कि एसेट होती है, ठीक है। बैंक प्लेस इट्स फंड्स इन एसेट टू अर्न प्रॉफिट, एसेट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट हो गया, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है, फिर लोन एंड एडवांसेस एंड बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड, एडिशनल इट कवर द कैश इन हैंड, जो हैंड में कैश है बेसिकली, विद बैंक्स also cash held with the RBI, ठीक है। liability includes deposit both time and demand and borrowing, ठीक है। ये सारी चीजें liabilities होती हैं, ना कि asset होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, which of the following is issued by registered portfolio investors to overseas investors who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly, ठीक है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है कोई बेसिकली, उसके द्वारा क्या ऐसा चीज इसमें से इशू किया जाता है जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स होते हैं, ताकि वह इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें बिना रजिस्टर्ड किए हुए बेसिकली इंडिया में, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कॉमर्शियल पेपर नहीं थी, पार्टिसिपेटरी नोट्स को कहीं ना कहीं इशू किया जाता है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, ताकि जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सके, स्टॉक्स वगैरह को खरीद सके, ठीक है, विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली, मतलब उन्हें डायरेक्टली रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट्स होता है, पी नोट्स और पार्टिसिपेटरी नोट्स, दीज आर द ओवरसीज डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं विद अंडरलाइंग एसेट दैट आर इंडियंस, ठीक है। परमिट करता है अनरजिस्टर्ड ओवरसीज इन्वेस्टर टू परचेज इक्विटीज लिस्टेड ऑन इंडियन एक्सचेंज, ठीक है। जो भी शेयर्स वगैरह लिस्टेड है बेसिकली इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, वहां से वह खरीद सकते हैं उसको, ठीक है, बिना रजिस्टर्ड, अपने आप को रजिस्टर्ड किए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट एंड आरबीआई टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी, मतलब है कि अगर इंडियन रूपी स्लाइड कर रहा है, हाँ, अभी 80 रुपए है तो 90 रुपए हो जा रहा है, 100 रुपए हो जा रहा है, तो उसको बेसिकली बचाने के लिए, उसे रोकने के लिए इनमें से कौन सा मेजर आरबीआई या गवर्नमेंट नहीं लेगी, कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, मतलब क्या है कि हम इंपोर्ट को कर्व करेंगे, मतलब कम करेंगे जो नॉन इसेंशियल गुड है, और हम प्रमोट करेंगे क्या, एक्सपोर्ट को। नहीं, ये नहीं होगा। इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, ठीक है। रूपी डोमिनेटेड जो मसाला बॉन्ड इशू होता है, आपने ये सबका कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा,
उसको कहीं ना कहीं इंडियंस को इंकरेज करना ताकि वह इशू करें और ज़्यादा एफडीआई आए। देखो ये सब प्रमोट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये सब जो हमारा स्लाइड हो रहा है रुपी, उसको मतलब थोड़ा सा कम करता है। तो ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। इनमें से हमें नॉट बताना है मोस्ट लाइकली मेजर कौन सा लगे। ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग हम करते हैं उसमें वेरियस कंडीशंस होती है ना, तो उसको ईज करना सो दैट हम कॉमर्शियल बोरोइंग को सिग्निफिकेंट लेवल तक कर पाए, ठीक है जी हाँ, ये भी हमारा सही है। फॉलोइंग द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अगर इसको गवर्नमेंट या फिर आरबीआई के द्वारा फॉलो किया जाता है तो इससे क्या होगा, जो रुपी हमारा है ना और ज्यादा स्लाइड करेगा, ठीक है। अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं तो रुपी स्लाइड करेगा, क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इन्फ्लेशन होगा, समझ रहे हो। तो ये हमारा सही होगा डी। ये स्टेप गवर्नमेंट या फिर आरबीआई के द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए अगर वह स्टॉप करना चाह रही है जो स्लाइड हो रहा है इंडियन रुपी का, तो ठीक है। दिस वुड हेल्प कंट्रोल इम्पोर्ट द डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ठीक है। जो डिप्रिसिएशन रुपी में हो रहा है, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट था, वह इम्पोर्ट को कंट्रोल करेगा और जो डिप्रिसिएशन है रुपी का उसको भी कंट्रोल करेगा, ठीक। मसाला बॉन्ड वर ब्रॉट in to curb the slide of rupee since borrowing in rupee dominated and does not put pressure on our currency through the borrowing dollar, ठीक है। इसे लाया जाता है ताकि जो स्लाइड है इंडियन रुपी का उसे स्टॉप किया जा सके। ईजिंग एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग विल लीड टू हायर बोरोइंग अब्रॉड, ठीक है, एंड वुड टेम्परेली ब्रिज द डेफिसिट ऑफ फॉरेक्स इन इंडिया प्रिवेंटिंग द स्लाइड ऑफ रुपी। ये तीनों स्टेप कहीं ना कहीं जो स्लाइड हो रहा है बेसिकली रुपी का उसको स्टॉप करने के लिए लिया जा सकता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होगा, लोअर इंटरेस्ट रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉरेन करेंसीज है, फॉरेन कैपिटल से वह इंडिया से बाहर जाने लग जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा स्लाइड है रुपी का वह सिग्निफिकेंट लेवल पे बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है जो मनी मल्टीप्लायर होता है इकोनॉमी में वह कैसे इंक्रीज करता है, हमें ये बताना। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो in the bank, increase in statutory liquidity ratio in banks, increase in banking habits of the people, increase in population of the country। बताओ इनमें से कौन सा होगा। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, देखो ये एक कॉन्सेप्ट है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया में जो बताता है कि कैसे मनी एक्सपेंड कर रही है इकोनॉमी में, जैसे जैसे बैंक्स लोन दे रहा है, ठीक है। मनी एक्सपेंड कैसे कर रही है इकोनॉमी में, जैसे जैसे बैंक लोन दे रहा है, ठीक है। ये उसको कहीं ना कहीं बताता है मनी मल्टीप्लायर। जैसे आपने पढ़ा है कि जो भी पर्सन अगर लाइक 500 का कुछ डिपॉजिट करने आया तो बैंक क्या करेगा, इसमें से कुछ पैसे अपने पास रख लेगा और फिर लोन दे देगा, ठीक है। ये तो एक सिंगल उस पे बताया, ये वेरियस उसमें हो रहे हैं ना, मतलब पता नहीं एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ऐसे, समझ रहे हो, बहुत सारे ऐसे डिपॉजिट्स हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, तो उसके रिस्पेक्ट में है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर कोई सपोज 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक है, 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने 100 रुपये रख लिया, 900 रुपये क्या कर दिया, लेंड कर दिया, क्योंकि उसे प्रॉफिट अर्न करना है। अब जो पर्सन 900 रुपये जो भी दिया है बैंक ने, अब कोई पर्सन है उसको लोन लिया, ठीक है, फिर क्या कर रहा है, वो फिर से बैंक में आ जा रहा है और ये 900 रुपये डिपॉजिट कर रहा है। अब 900 रुपये डिपॉजिट कर रहा है और 10 रुपये परसेंट जो बैंक है वो अपने पास रख रहा है, 10% अब बैंक अपने पास रख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अब 900 800 कितना हो गया, 10 रुपये। अब 810 रुपये क्या करेगा बैंक अपने पास, बैंक लोन दे देगा और फिर 10 रुपये अपने 90 रुपये अपने पास रख देगा, तो 100 रुपये ये हो गया, फिर 90 रुपये ये हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें कंटिन्यू होती हैं और आप देख रहे हो कि ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो हमारा पॉपुलेशन उसकी जो बैंकिंग हैबिट है वह इंक्रीज कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे पीपल डिपॉजिट करेंगे वैसे कहीं ना कहीं जो एक तरह से पैसे हैं वह इंक्रीज करते रह रहे हैं, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इसी में आप देखो कौन सा होगा, सी। इंक्रीजिंग इन बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, जितना बैंकिंग हैबिट्स पीपल का इंक्रीज होगा वैसे वैसे मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज करेगा, ठीक है। Money multiplier is the amount of money created by banks for a given fixed amount of base money and reserve ratio. For example, if the commercial bank gain deposit of Rs 1 lakh and this leads to finance money supply of Rs 10 lakh, the money multiplier is 10. ठीक है. Increase in banking habits of the people will increase the lending, thereby will lead to more deposit in bank and the increased money. ठीक है.
जैसे जैसे बैंकिंग हैबिट पॉपुलेशन का इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ज़्यादा डिपॉजिट्स आएंगे, मतलब बैंक वैसे वैसे ज़्यादा लेंड करेगा, फिर वैसे वैसे ज़्यादा डिपॉजिट्स आएंगे, उसी अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मनी में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। बेसिकली जो करेंसी क्राइसिस प्रिवेल हो रखा है, इनमें से कौन सा एक्शन लिया जा सकता है कि उसे एक तरह से करेक्ट किया जा सके, करेंसी जो रिस्क है करेंसी क्राइसिस का उसे कम किया जा सके। करेंसी क्राइसिस क्या होता है, मतलब जो करेंसी है उसकी वैल्यू घट जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है, तो फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर। ठीक है, जो फॉरेन करेंसीज को अर्न कर रहे हैं इंडियाज आईटी सेक्टर्स के द्वारा, इससे करेंसी क्राइसिस को रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। जी हाँ, ये सही होगा। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब देखो गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कर रही है तो कहीं ना कहीं यह क्या करेगा, करेंसी क्राइसिस को बढ़ाएगा। ठीक है, यह करेंसी क्राइसिस को बढ़ाएगा ना कि रिड्यूस करेगा उसके रिस्क को। रेमिटांसेस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड्स, देखो बाहर से जितने भी पैसे, मतलब जितने भी फॉरेन करेंसीज आ रहे हैं बेसिकली वह इंडिया जो क्राइसिस है एक तरह से करेंसी क्राइसिस है उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से पैसे आ रहे हैं, फॉरेन करेंसीज को अर्न किया जा रहा है आईटी सेक्टर्स के द्वारा, रेमिटांसेज आ रहे हैं, ये भी एक फॉरेन करेंसीज है इंडियन इंडियन अब्रॉड्स के द्वारा जो भेजा जा रहा है। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं करेंसी क्राइसिस के रिस्क को कम करेंगे। अब देखो गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करेगी तो ये रिस्क को बढ़ाएगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, पहला तीसरा हमारा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा इनकरेक्ट है। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल हैव नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ करेंसी सिंस इट इज नॉट रिलेटेड टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और एनी करेंसी फ्लक्चुएशन। ठीक है, ये कोई भी मतलब इस कोई इफेक्ट नहीं डालेगा जो वैल्यू है करेंसी का, क्योंकि इसमें जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व का ही केस है। ठीक है, ये मतलब जितना फॉरेक्स रिजर्व रहेगा आपके पास उतना जो करेंसी क्राइसिस है उससे आप डील कर सकोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। बोला है मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, मतलब बोला है जो हमारा इंडिया का मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट है वह गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा ओन्ड किया जा रहा है, किया जाता है बेसिकली। नहीं, गलत है, हमारा जो कॉमर्शियल बोरोइंग है वह हाईएस्ट है। ठीक, ना कि गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा ओन किया जा रहा है एक्सटर्नल डेट, हाईएस्ट एक्सटर्नल डेट। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है ऑल द जो इंडियाज एक्सटर्नल डेट है इज डोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। देखो डोमिनेटेड तो है बट 45% ही, उसके बाद भी बहुत सारे हैं जैसे इंडियन रुपी है, एसडीआर है, उसके द्वारा भी है। अब यहाँ पे बोला है ऑल द इंडियन एक्सटर्नल डेट, तो हमारा गलत हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन एक्सटर्नल डेट जो कॉमर्शियल बोरिंग है उनके द्वारा ओन किया जाता है। ठीक है, ना कि गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा। और जो एक्सटर्नल डेट है डोमिनेटेड यूएस डॉलर में बस नहीं है, और भी करेंसीज है जिसमें डोमिनेटेड है। ठीक है, देखो एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट एक्सटर्नल डेट दिसंबर 2018 commercial borrowing are the largest component of external debt, share 37.1%, followed by NRI deposit 23%, 23.9%। ठीक है, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म डेट कितना है 19.9%। जो यूएस डॉलर डोमिनेटेड डेट कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट, कितना शेयर है 45.9%। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन रुपी है 24.8%, एसटीआर 5.1%, इन है 4.9%, यूरो है 3.1%। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना करेक्ट है, करेक्ट कौन सा है। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट, जो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट है उसे कैलकुलेट किया जाता है बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। सेम बास्केट ऑफ, जैसे एक बास्केट है, ठीक है, इसमें कुछ आइटम्स रखे गए, ये इंडिया का है, फिर उसके बाद दूसरी कंट्री का बास्केट है, सेम गुड्स रखे गए। ठीक है, अब यहाँ की जो करेंसी है वह इस गुड्स को खरीदने में कितना लगा रही है, और इंडिया की करेंसी है वह इस गुड्स को खरीदने में कितना लगा रही है, उसके उसको कंपेयर करता है, उसके प्राइस को कंपेयर करता है। ठीक है, कैलकुलेट करता है बेसिकली जो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट है उसको। तो पहला हमारा सही है, क्योंकि जो पीपीपी एक्सचेंज रेट है कैलकुलेट करता है बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन डिफरेंट कंट्रीज। जी हाँ, ये सही है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नहीं, गलत है, इसमें थर्ड है। ठीक है,
फर्स्ट पे चाइना है, सेकेंड पे यूएसए है और थर्ड पे इंडिया है। पीपीपी is an economic theory that compares different countries' currencies through basket of goods, ठीक है। PPP between two countries measure the amount of one country's currency required to purchase the basket of goods and services in the country that is compared to the amount of another country's currency in order to purchase the similar basket of goods and services, जो मैंने बताया पिछले बास्केट वाला, ठीक है, वही है इसमें। इसमें स्टेटमेंट सेकंड हमारा करेक्ट इनकरेक्ट है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी जो चाइना है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूएस सेकंड पे है और इंडिया थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इन ए गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर, बिकॉज जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है बेसिकली वो हायर है किसी स्टेट में, अगर हम अदर स्टेट से कंपेयर करें तो। क्या रीजन है? रीजन ये है कि जो प्राइस लेवल है ना वह वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। प्राइस लेवल स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, इसलिए जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वह हायर है सम स्टेट्स देन अदर। पॉवर्टी लाइन प्रोनाउंस्ड एब्रिविएशन इज वेल बीइंग एंड कंप्राइज मेनी डायमेंशंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो रहा है वेलबींग में और इसके बाद भी बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं इसमें, ठीक है। इट इंक्लूड्स लो इनकम, inability to acquire basic goods and services necessary for survival with dignity, ठीक है। जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो कि बेसिकली नेसेसरी होते हैं कि आप सर्वाइव कर पाओ, उसको कहीं ना कहीं आप एक्वायर नहीं कर पाते हो, तो उससे ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया था। देखिए तो प्राइस पॉवर्टी लाइन वेरी करता है स्टेट टू स्टेट बिकॉज इंटर स्टेट प्राइस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन पॉवर्टी लाइन इन रूरल रीजन 2011-12 में एस्टिमेटेड टू बी 816 पर कैपिटा पर मंथ इन रूरल एरिया एंड 1000 पर कैपिटा पर मंथ इन अर्बन एरिया। किसके द्वारा दिया गया था? जो तेंदुलकर कमेटी था उसके मेथोडोलॉजी को यूज करके यह बनाया गया था, ठीक है। पॉवर्टी लाइन इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन बास्केट व्हिच वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरीज करता है। तो ये हमारा हो गया 2019 का क्वेश्चन। अब हम 2020 के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। पूछा क्या है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में, उसके बाद का पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताना क्या है करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है बेसिकली इंक्रीज हो गई है इन रूरल अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। बोल रहा है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी जो थी बेसिकली, अगर हम 2004-5 के प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो इंक्रीज हुआ है अर्बन एरियाज में, वहीं जो रूरल एरियाज है उसमें डिक्रीज देखने को मिली है। सेकंड क्या बोल रहा है, द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज्ड, जो परसेंटेज शेयर है रूरल एरियाज का वर्कफोर्स में वह स्टेडली इंक्रीज किया है। थर्ड क्या बोल रहा है, इन रूरल एरियाज ग्रोथ इन नॉन फॉर्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड, ग्रोथ इन नॉन फॉर्म इकोनॉमी इंक्रीज हुआ है, मतलब जो नॉन फॉर्म इकोनॉमीज है बेसिकली, जैसे आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में नहीं, ठीक है, उसके अलावा उसमें इकोनॉमी में हमें इंक्रीज देखा गया है ग्रोथ के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो। फोर्थ क्या बोल रहा है, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, जो ग्रोथ रेट है बेसिकली रूरल एम्प्लॉयमेंट का उसमें डिक्रीज देखने को मिला है। बताओ कौन सा सही है। देखो जो वर्कर्स प्रोडक्टिविटी है ना, अर्बन प्लस रूरल दोनों में इंक्रीज किया है, ना कि बस अर्बन एरियाज में, तो पहला हमारा गलत हो गया। जो परसेंटेज शेयर है रूरल एरियाज का वर्कफोर्स में स्टेडली इंक्रीज नहीं किया है, ठीक है। मैं बोला था ना स्टेडली इंक्रीज जब भी आएगा तो आपको जो स्टेटमेंट्स दे रखा है उसे बड़ा ध्यान से पढ़ना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यह भी गलत है, ठीक है। अब थर्ड बोल रहा था इन रूरल एरियाज ग्रोथ इन नॉन फॉर्म इकोनॉमी इंक्रीज, जी हाँ। और चौथा ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, जो ग्रोथ रेट है बेसिकली रूरल एम्प्लॉयमेंट में उसमें डिक्रीज देखने को मिला है, जी हाँ ये भी सही है। तो हमारा बी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि बोथ रूरल एंड अर्बन रीजन में हमें इंप्रूवमेंट देखा गया है वर्कर की प्रोडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो, ठीक है। साथ ही साथ जो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम है पर वर्कर्स उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। फिर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड हमारा इनकरेक्ट है। एज पर 2011 सेंसस 68.8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड 72.4% ऑफ वर्कफोर्स रिसाइड इन रूरल एरिया। 68.8% जो इंडिया का पॉपुलेशन है, हाँ, और 72 पॉइंट उसमें से वर्कफोर्स रूरल एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है।
However, the steady transition in urbanization over the year has led to decline in rural share of workforce। ठीक है, जैसे जैसे ट्रांजिशन हो रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से जो शेयर है रूरल वर्कफोर्स का उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। 1993-94 में देखें तो 77.8 था, और वहीं पे जब 11-12 से कंपेयर करते हैं तो हमें देखने को मिलता है 70.9% था। तीसरा हमारा करेक्ट था, अबाउट 2/3 ऑफ द रूरल इनकम इज नाउ जनरेटेड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से हमारा लगभग 2/3 ऑफ इनकम रूरल इनकम जनरेट हो रहा है। समझ रहे हो, काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे इंक्रीज किया है। The share of agriculture in rural economy has decreased from 57% जो कि 1993-94 में था, अभी कितना है 39% 2011-12 में देखने को मिला है हमें। ठीक है, और हमारा स्टेटमेंट ऑफ 4 करेक्ट था। आफ्टर 2004-5 से रूरल एरिया का जो है विटनेस नेगेटिव ग्रोथ रेट इन एम्प्लॉयमेंट इन स्पाइट ऑफ हाई ग्रोथ इन आउटपुट। आउटपुट में हमें हाई ग्रोथ रेट देखने को मिला है, बट वहीं जो एम्प्लॉयमेंट में है वो हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला है। ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट वाज कितना था 1.45%, अगर हम 94 से 2005 तक देखें तो, और वहीं देखें माइनस 0.28 हो गया है अगर 5 से 12 तक देखें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसीज आर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन रिसेंट पास्ट। इनमें से कौन सा फैक्टर या पॉलिसीज है जो कि अफेक्ट कर रहा है राइस के प्राइस में, आपको ये बताना है। ठीक है, चाहे वो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो उसमें इंक्रीज देखने को मिल रही है राइस के प्राइस में, आप बताओ कौन सा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जी हाँ, ये अफेक्ट करता है जो प्राइस है राइस का। गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रेड वगैरह किया जाता है, जी हाँ, ये भी अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग ये भी अफेक्ट करता है। कंज्यूमर सब्सिडीज ये भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चारों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो कि जो प्राइस है राइस का उसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। एमएसपी इज अ टाइप ऑफ मार्केट इंटरवेंशन दैट गवर्नमेंट यूजेस टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट द सडन ड्रॉप इन फार्म प्राइस। ठीक है, यह मार्केट एक इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जाता है ताकि जो राइस के प्राइस में सडन फॉल देखने को मिल रहा है या फार्म प्राइसेस में जो सडन फॉल देखने को मिल रहा है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट ट्रेडिंग एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द राइस रिजल्ट इन डाइवर्जन ऑफ स्टॉक फ्रॉम open markets, hence driving of the price for ultimate through the factor like climate shock determine price production हो गया, प्राइस इन शॉर्ट रन, ये सारी चीजें हैं जो कि बेसिकली अफेक्ट करती हैं। उसके बाद हमारा गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग है, फिर उसके बाद कंज्यूमर सब्सिडीज है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो प्राइस है राइस का उसको अफेक्ट करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है और हमें बताना है केमिकल फर्टिलाइजर्स के रिस्पेक्ट में, और क्या इसमें पूछा है करेक्ट वन। ठीक है, बोल रहा है एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इज मार्केट ड्रिवन नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। बोल रहा है जो रिटेल प्राइस है बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स का वह मार्केट ड्रिवन है, मतलब मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। ये हमारा गलत है। केमिकल फर्टिलाइजर का प्राइस हमें गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, एडमिनिस्टर किया जाता है। अमोनिया विच इज इनपुट ऑफ यूरिया, जो कि एक इनपुट है यूरिया का, प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, उसे नेचुरल गैस के से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जी हाँ, हमारा स्टेटमेंट सही है। सल्फर विच इज ए रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। सल्फर जो कि एक रॉ मटेरियल यूज किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर्स के लिए, वह एक बाई प्रोडक्ट है ऑयल रिफाइनरीज का। जी हाँ, हमारा सही है। दूसरा तीसरा सही है, फर्स्ट गलत है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, देखो आंसर सही है। ठीक, फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट था, क्यों। यूनियन गवर्नमेंट सब्सिडाइज फर्टिलाइजर टू इंश्योर द फर्टिलाइजर आर इजिली अवेलेबल टू फार्मर्स एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज किया जाता है फर्टिलाइजर्स को ताकि वो फर्टिलाइजर्स इजिली अवेलेबल हो फार्मर्स के पास। ठीक है, दूसरा हमारा करेक्ट था, अमोनिया केमिकल फॉर्मूला जिसका NH3 है, अकर नेचुरली इन एनवायरनमेंट, हमें राइस फील्ड से देखने को मिलता है बेसिकली। ठीक है, थर्ड भी हमारा करेक्ट था, इन इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंटल सल्फर इज लिमिटेड बाय प्रोडक्ट रिकवरीज फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज फ्यूल ऑयल यूजेस एज अ फीड स्टॉक फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा कंसीडर किया जा सकता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में। फर्स्ट क्या बोला है, मिनिमम फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्राफ्ट्स।
क्रॉप्स। दूसरा बोल रहा है कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट, सोशल क्रेडिट डेवलपमेंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर्स, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय बैंकिंग सिस्टम, सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट। उसमें क्या क्या पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा एग्रीकल्चर में? दूसरा होगा कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट हो गया, फिर उसके बाद सोशल कैपिटल डेवलपमेंट को बेसिकली प्रमोट करना, फिर उसके बाद छठा होगा सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय रूरल गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो दूसरा तीसरा छठा हमारा सही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय द स्टेट्स, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो। ठीक है, फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, जैसे कंप्यूटराइजेशन ऑफ पब्लिक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, फिर उसके बाद सोशल कैपिटल डेवलपमेंट हो गया, बिल्डिंग सोशल कैपिटल फॉर स्मॉल होल्डर्स कैन ऑल्सो पॉजिटिवली इम्पैक्ट द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी सच एज यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड, जैसे सॉइल हो गया, वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, इस सारी चीजों को कहीं ना कहीं इसमें लाना। ठीक है, सो दैट जो स्मॉल होल्डर्स हैं, बेसिकली स्मॉल फॉर्म होल्डर्स हैं, उनको सिग्निफिकेंट लेवल पे बेनिफिट मिले। ठीक है, फिर उसके बाद सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, बता रहा है जो कि एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट है इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। ठीक है, जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है बेसिकली एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट है, फार्मर्स को दिया जाता है, क्या पर्पज के लिए दिया जाता है? हमें इसमें से करेक्ट बताना है। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट, जो फार्म असेट्स है बेसिकली उसको मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। दूसरा क्या है? परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर हो गया और मिनी ट्रक्स हो गया। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट बेसिकली फार्म हाउस होल्ड है, जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उनके लिए। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, जो पोस्ट मतलब जो एक तरह से हार्वेस्ट के बाद जो एक्सपेंसेस आते हैं उसके लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस ये गलत है, देखो पहला तीसरा चौथा हमारा सही है। पहला वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट हमारा सही होगा। ठीक है, दूसरा नहीं होगा परचेज ऑफ कंबाइन, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट में आता है ना। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस भी हमारा आता है इसमें। ठीक है, तो परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स और फिर उसके बाद मिनी ट्रक्स नहीं आता, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस होल्ड एंड सेटिंग ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं आता। ठीक है, अनाउंस किया गया था 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसका एम था टू प्रोवाइड फार्मर्स विद इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दे नीड टू मीट द फाइनेंशियल नीड एट वेरियस फेज ऑफ फार्मिंग। ठीक है, जो उनका फाइनेंशियल नीड है वेरियस फेज ऑफ फार्मिंग का, उसको मीट किया जा सके, उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए अक्रॉस द नेशन। ठीक है, अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर द फॉलोइंग पर्पस। किसके किसके लिए? वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो मेंटेनेंस के लिए, किसके लिए? फार्म एसेट जो है बेसिकली उसको मेंटेनेंस के लिए। टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट एंड एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उनको कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है उसको भी। ठीक है, फिर उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, सपोर्टिंग द फार्मर्स इन देयर पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, हमें इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है? बोल रहा है इन केस ऑफ ऑल द सीरियल्स पल्सेस हो गए ऑयल सीड, द प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। मतलब क्या है बेसिकली, जो जितने भी सीरियल पल्सेस और ऑयल सीड्स हैं उनका जो प्रोक्योरमेंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वह अनलिमिटेड है। यार आपके पास जितना एक तरह से कोल्ड स्टोरेज होगा, हाँ, और जो प्रिजर्व करने की फैसिलिटीज वगैरह होती है उसी के अकॉर्डिंग आप बाई करोगे ना। अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि अगर आप इतना प्रोक्योर कर ले रहे हो, फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट गलत ही होगा। इन केस ऑफ सीरियल एंड पल्सेज एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट यूटी एट अ लेवल टू विच मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। एमएसपी इस लेवल पे फिक्स किया गया है कि मार्केट प्राइस उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता, ये भी गलत है। डी विल बी द राइट आंसर। देखो
स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है हमारा इनकरेक्ट है, प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल सीरियस पल्सेस एंड ऑयल सीड एट ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज ओपन इंडेड, इट इज लिमिटेड सिंस आवर बफर स्टॉक इज लिमिटेड। ठीक है, हमारा जो बफर स्टॉक है वो लिमिटेड है, इसी वजह से ये सारी चीजों को लिमिट में रखा गया है। ठीक है, लिमिट में परचेज किया जाएगा। ओपन इंडेड प्रोक्योरमेंट मीन्स वट एवर फूड ग्रेन्स आर ऑफर्ड बाई द फार्मर्स within the stipulated procurement period and which conform to the quality specification prescribed by the government of India are purchased at MSP by government agencies including जैसे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया हो गया फॉर सेंट्रल पूल। ठीक है, मतलब क्वालिटी वगैरह चेक करके उसके अकॉर्डिंग परचेज किया जाएगा एफसीआई के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट सेकेंड हमारा इनकरेक्ट था क्योंकि मार्केट प्राइस हैज नो लिंक विद मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इट कैन ग्रो बिलो और अबव द एमएसपी। ठीक है, कोई मार्केट जो प्राइस है बेसिकली वो लिंक नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जितना होगा उसके अकॉर्डिंग ये रेगुलेट होगा। ठीक है, लिंक नहीं है तो यह कभी इससे ज्यादा हो सकता है, कभी इससे कम हो जाता है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिमांड ऑफ क्रॉप्स इन मार्केट। ठीक है, क्रॉप का डिमांड क्या है मार्केट में, उसके उस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि जो मार्केट प्राइस है वह एमएसपी से ज्यादा होगा या फिर कम होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समथिंग फाउंड इन न्यूज रिफर्स टू ए ग्रेड ऑफ, इनमें से कौन सा टर्म डिफाइन करता है ये, देखो क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। ठीक है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड में 160 क्रूड ऑयल्स को कहीं ना कहीं ट्रेड किया जाता है। ठीक है, जो कि वेरी करता है इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है और क्वालिटी के रिस्पेक्ट में यह वेरी करता है। ठीक है, टर्म्स में यह वेरी करता है। टू मेन बेंचमार्क फॉर द क्रूड ऑयल यूज इंटरनेशनली आर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एंड द ब्रेंट क्रूड। ये दो बेंचमार्क है बेसिकली जिसमें क्रूड ऑयल को इंटरनेशनली ट्रेड किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ट्रिम्स के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट दे रखा है और बताना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है इंपोर्ट्स पे किसके द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, वह प्रोहिबिटेड है ट्रिम्स के अकॉर्डिंग। जी हाँ, हमारा ऐसे ही है। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारा गलत है, यह बस गुड्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होता, ट्रेड सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होता, बस गुड्स पे अप्लाई होता है। थर्ड क्या बोल रहा है, दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बेसिकली उससे कंसर्न नहीं होता, उसके रेगुलेशन से कंसर्न नहीं होता। ठीक है, सी सी विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट हमारा करेक्ट है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर प्रोवाइड्स quantitative restriction किसपे, on imports by foreign investors. TRIMS agreement stipulate that certain measures adopted by government to regulate the FDI can cause trade restrictive and distortive effect. मतलब कुछ measures जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं एफडीआई को रेगुलेट करने के लिए वह ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है और डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट भी उस पर डाल सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा इनकरेक्ट था क्योंकि एज पर द आर्टिकल फर्स्ट जो ट्रिम्स एग्रीमेंट है वह किस पे अप्लाई होता है, इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू ट्रेड इन गुड्स पे, नॉट इन सर्विसेज पे। ठीक है, जो गुड्स में ट्रेड हो रहा है उस पे बस अप्लाई होता है, सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखना आपको। थर्ड क्या है हमारा करेक्ट है, ट्रिम्स are not intended to deal with the regulation of investment. ठीक है, as such it does not impact directly on WTO members ability to regulate and place condition upon entry and establishment of foreign investment. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह WTO के जो मेंबर्स की एबिलिटी है उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट थर्ड सही हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो गया, दूसरा गलत था क्योंकि ये गुड्स पे इंप्लीमेंट होता है ना कि सर्विसेज पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है और इसमें बताना है करेक्ट। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई डब्ल्यूपीआई हमने काफी डिटेल वे में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाइए देखिए, आप काफी अच्छे से इस सब चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो बोल रहा है द वेटेज ऑफ फूड, जो वेटेज है फूड का किसमें, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, वो हाइयर है देन होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सीपीआई में जो वेटेज है फूड का वह ज्यादा है डब्ल्यूपीआई से, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है। जी हमारा सही है। ठीक है, डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज। ठीक है, मतलब डब्ल्यूपीआई सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता, सीपीआई में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जी हमारा दूसरा भी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ एडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड द चेंजिंग द की पॉलिसी रेट। ठीक है, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडॉप्टेड सीपीआई कंबाइंड
सीपीआई कंबाइंड को कहीं ना कहीं एडॉप्ट किया है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, और जो की पॉलिसी रेट में चेंजेस किए जाते हैं उसको डिसाइड करने में, ठीक है। इसको किया है सीपीआई कंबाइंड को। इसी वजह से हमारा स्टेटमेंट ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, सी वाला गलत होगा, थर्ड वाला गलत होगा, ठीक है। देखो पहला हमारा करेक्ट था, क्योंकि जो सीपीआई का है वेटेज फूड में वह ज्यादा है एज कम्पेयर टू डब्ल्यूपीआई, और इसमें सीपीआई सर्विसेज को इंक्लूड करता है, डब्ल्यूपीआई नहीं करता। थर्ड वाला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड एज ए की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, कब इंक्लूड किया गया था? 2014 में यह एडॉप्ट किया था, ठीक है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर द रिटेल लेवल प्राइस चेंज, इट इंक्लूड सर्विस एज वेल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन नियर फ्यूचर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। बोल रहा है अगर कोई फ्यूचर में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से होता है तो इनमें से कौन सा ऐसा एक्शन या पॉलिसी हो सकता है जो कि इंडिया को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा और कहीं ना कहीं इंडिया को प्रोटेक्ट करेगा ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे। इसका मतलब क्या है कि हमें जो वर्ल्ड पे है बेसिकली ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है। आपको विश्व से दूरी बनाना है, तब आप जाके ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर सकते हो। आप देखते हैं कैसे, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग पे अगर आप 20 साल 30 साल के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। तो अगर लेट से आपने 2020 में या 2025 में आपने लोन लिया, ठीक है, 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का लोन लिया और आपको रीपे करना है कब? 2060 तक। तो अगर 2030 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो यह ज्यादा इंपैक्ट नहीं ना करेगा 2060 तक, समझ रहे हो ना? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो हम इजीली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक, अगर मोर फॉरेन बैंक इंडिया में ओपन हो रहे हैं सब्सिडीज उसकी, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकता है ना, समझ रहे हो? जैसे जैसे अगर फॉरेन बैंक्स इंडिया में ओपन होंगे तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होगा विश्व में, सपोज दैट कोई अमेरिका से बैंक आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में अमेरिका पूरा अच्छे तरीके से जूझ रहा है, तो इससे हमारे इंडिया पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना, समझ रहे हो? तो तो इसकी वजह से ओपनिंग ऑफ टू मोर फॉरेन बैंक्स इंडिया के लिए एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है? मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंटेबिलिटी कन्वर्टिबिलिटी। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, देखो अभी तक वर्ल्ड में कहीं भी ये परफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी परफॉर्म किया जाता है, इसके बारे में हमने डिटेल में अपने लेक्चर्स में पढ़ा है, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अगर किया जा रहा है तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो अगर देखें तो ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि दो चीजें, दूसरा तीसरा हमारा गलत है, ठीक है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। ओपनिंग ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स वुड लीड टू इनहेंस एक्सपोजर टू ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी का जो एक्सपोजर वो इनहेंस हो जाएगा, हेंस इट इंक्रीज द रिस्क, जिसकी वजह से रिस्क इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद थर्ड हमारा इनकरेक्ट था, क्योंकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मींस क्या होता है? नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट यू कैन कन्वर्ट इनटू फॉरेन करेंसी टू इनेबल यू टू एक्वायर एनी फॉरेन एसेट एंड वाइस वर्सा। अगर आपको फॉरेन एसेट को कहीं ना कहीं एक्वायर करना है तो आपको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी करना पड़ेगा ना, उसी की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो अगर सिचुएशन फाइनेंशियल क्राइसिस की बन रही है, इट विल बी बिग मिस्टेक, इट कैन क्रिएट ए सिचुएशन ऑफ कैपिटल फ्लाइट वेयर द फॉरेन इन्वेस्टर कैन विड्रॉ ऑल हिज मनी एट वंस, ठीक है। अगर फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है तो उसमें जो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना मनी विड्रॉ कर सकते हैं एक ही बार में पूरा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इफ यू विड्रॉ आर 1 लाख इन कैश फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, the immediate effect on aggregate money supply in economy will be। डिमांड डिपॉजिट है, उसमें से आप 1 लाख रुपए निकाल ले रहे हो तो उससे हमारे मनी सप्लाई में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हमें बताना है, ठीक है। देखो मनी का एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि इसे कैसे कंसिडर किया जाता है? टोटल करेंसी विद द पब्लिक प्लस जो डिमांड डिपॉजिट होता है विद द बैंक, ठीक है, डीडी विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक और जो टोटल करेंसी विद द पब्लिक। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? यह रिड्यूस करेगा बाई इट बाई 1 लाख, मनी सप्लाई को रिड्यूस करेगा क्या मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, या फिर इंक्रीज कर देगा टू मोर 1 लाख तक? देखो इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, इट टू लीव इट अनचेंज्ड, ठीक है। इसमें इमीडिएट इफेक्ट जो होगा एग्रीगेट मनी सप्लाई का इकोनॉमी में वह अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है।
देखो मनी टोटल करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद बैंक्स, ठीक है। In this given situation, when you withdraw 1 lakh from bank, it goes to currency in hand from demand deposit in banks, but it does not change the value of money supply, ठीक है। बैंक से आपके पास पैसे तो आ जाएंगे, बट जो बेसिकली वैल्यू है मनी सप्लाई का, वो इंक्रीज नहीं करेगा ना डिक्रीज करेगा, ठीक है, वह चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ फर्म इन इंडिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब उसको हमें बताना है। स्टेटमेंट दे रखा है और बात पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, यह डेट एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है, हाँ, किसी पर्टिकुलर फर्म का, उसको दर्शाता है कि मतलब वह जो कंपनी है, वह फर्म जो है, वह कितने इजीली अपने जो डेट है उसको पे कर सकता है, पे बैक कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं यह दर्शाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। स्टेटमेंट दे रखा है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ फर्म्स दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव अ लोन टू, ठीक है। मतलब क्या है, एक प्रेजेंट रिस्क क्या है एक कंपनी का, ठीक है, जिसे कि बैंक लोन देने जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। जी हाँ, हमारा फर्स्ट सही है। सेकेंड है, इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म्स, मतलब जो कंपनी है या फिर जो फर्म है, उसका इमर्जिंग रिस्क को इवेल्युएट करने में हेल्प करता है, मतलब बैंक जिसको लोन देने जा रहा है उसके, ठीक है। ये भी हमारा सही है। द हायर ए बोरोइंग फर्म लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वर्स इज इट एबिलिटी टू सर्व इट्स डेट। जितना हायर जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहेगा बोरोइंग फर्म का, उतना कहीं ना कहीं वर्स रहेगा इस एबिलिटी टू सर्विस इट डेट, मतलब उतना वह बुरे कंडीशन में रहेगा कि अपने अपने डेट को पे बैक कर पाए, ठीक है। तो सी गलत है, ठीक है। जितना हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहेगा फर्म का, बेसिकली वह उतना ही उसकी एबिलिटी रहेगी कि पे बैक कर सकता है लोन को। तो हमारा ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज डेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी यूज किया जाता है डिटरमाइनिंग हाउ इजीली ए कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन इट आउटस्टैंडिंग डेट, ठीक है। एक आउटस्टैंडिंग जो डेट होता है उस पे कितना जल्दी कंपनी, मतलब कितना इजीली कंपनी डेट को पे बैक कर सकती है, ठीक है। लेंडर्स, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफन यूज दिस फॉर्मूला टू डिटरमाइन ए कंपनी रिस्कनेस रिलेटेड टू करंट डेट और फॉर फ्यूचर बोरोइंग, ठीक है। थर्ड हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हायर कवरेज रेशियो होता है, इज इजियर इट शुड बी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इट्स डेट और पे डिविडेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, इफ आरबीआई डिसाइड टू अडॉप्ट एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, इनमें से क्या हुआ नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, तो इनमें से क्या वह नहीं करेगा, करेक्ट बताना। कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कट करेगा या फिर ऑप्टिमाइज करेगा जो एसएलआर है। हमें पता है कि अगर एसएलआर 20% है, ठीक है, उसको घटा के 19% कर दिया गया है, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट तो सही है। सेकंड क्या बोला है, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मतलब इसमें क्या है, जो बैंक्स हैं जो आरबीआई से बोरो करते हैं उसके रेट को इंक्रीज कर देना, तो इससे ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में है कि आरबीआई के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है ताकि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे अगर डिक्रीज करता ना, तब मनी सप्लाई इंक्रीज करता, तो यहाँ पे इंक्रीज बोला है, तो इस वजह से हमारा गलत हो जाएगा। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, अगर रेपो रेट और जो बैंक रेट है उसमें कट देखने को मिल रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इससे हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज होगा इकोनॉमी, ठीक है। तो पहला और जो तीसरा है हमारा, अगर आरबीआई अडॉप्ट करती है एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को, तो उसको फॉलो करेगी, बट इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, या क्या नहीं करेगा, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रोड, तो पी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इससे एक लिक्विडिटी आएगा बैंक में। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि इंक्रीज इन एमएसएफ रेट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज फॉर द बैंक रिजल्ट इन रिड्यूसिंग अवेलेबल रिसोर्सेज टू लेंड, ठीक है। फिर थर्ड हमारा इनकरेक्ट था, हालांकि ये दोनों सही है, ठीक है, बट पूछा था क्या नहीं करेगा, हाँ, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंक्रीज है एमएसएफ रेट को, उसको नहीं करेगा, ठीक है। 14 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक।
मतलब क्या है बेसिकली, जो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट डिलीवरी है उसमें, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, उसमें डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है वह ज़्यादा क्रेडिट को प्रोवाइड कराता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को एज कम्पेयर टू जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है और रीजनल रूरल बैंक्स है। गलत है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक हाईएस्ट कहीं ना कहीं क्रेडिट को प्रोवाइड कराता है जो बैंकिंग एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उसको, ठीक है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है लगभग 76% शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही प्रोवाइड कराता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है इज टू प्रोवाइड फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। जी हाँ, ये सही है, ये सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि हाईएस्ट हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। देखो पहला इनकरेक्ट है, जो रूरल कोऑपरेटिव है ओनली 12.1% बस प्रोवाइड कराता है, वहीं पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक कितना है, 76% है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। 11.9% है रीजनल रूरल बैंक। फिर उसके बाद डीसीसीबी क्या है, मोबाइलाइज डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइड क्रेडिट टू द पब्लिक एंड पीएसीएस को, ठीक है। 15 क्या बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेटमेंट दे रखा है और बोल रहा है इनमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड करता है। अब नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स डेट दैट आर ओन्ड बाय एंटिटीज आउटसाइड द फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। वो सारी डेट जो आउटसाइड द फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं बेसिकली, उसको हम नॉन फाइनेंशियल डेट बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, हाउसिंग लोन ओन्ड बाय द हाउस होल्ड, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद ट्रेजरी बिल, ये गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली वो किया जाता है, तो ये नॉन फाइनेंशियल डेट में आएगा, ठीक है। हाउसिंग लोन ये भी नॉन फाइनेंशियल डेट में आएगा, क्योंकि हाउस होल्ड के द्वारा जो बेसिकली उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट ये भी नॉन फाइनेंशियल डेट में आएगा, ठीक ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग होता है क्रेडिट कार्ड पे, यह भी नॉन फाइनेंशियल डेट में आएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी, टाइप ऑफ नॉन फाइनेंशियल डेट, हाउसिंग लोन ओन्ड बाय द हाउस होल्ड, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, ट्रेजरी बिल हो गया, क्रेडिट कार्ड बैलेंस हो गया, एक्सेट्रा, कहीं ना कहीं नॉन फाइनेंशियल डेट में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इंटरनेशनल ट्रेड के रिस्पेक्ट में पूछा है इंडिया के, मतलब अब बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट, बोल रहा है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, वह हमारा कम है एज कम्पेयर टू मर्चेंडाइज इंपोर्ट, मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, हाँ हमारा सही है। सेकंड क्या बोला है, इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज इन रिसेंट ईयर, बोल रहा है जो इंपोर्ट है आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी का, उसमें डिक्रीज देखने को मिला है रिसेंट ईयर में। नहीं जी, पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है, ठीक है, मतलब डिक्रीज नहीं देखने को मिला है, ठीक है। थर्ड क्या बोला है, इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर मोर देन इम्पोर्ट्स ऑफ द सर्विस, मतलब जितना हम सर्विसेज को इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ मतलब जो फॉरेन इंडिविजुअल आ रहे हैं यहाँ पे इंडिया में वर्क कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंडियन इंडिविजुअल एक तरह से इंडियन सिटीजन दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा सही है। चौथा क्या है, इंडिया सफर फ्रॉम ओवरऑल ट्रेड करेंट अकाउंट डेफिसिट, जी हाँ, हम जितना इम्पोर्ट कर रहे हैं उतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा सही है, तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, द मेजर पोर्शन ऑफ इंडियाज करेंट अकाउंट डेफिसिट इज इन एरिया ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड, ठीक है। एज पर द आरबीआई डाटा, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द अप्रैल अगस्त 2019-20 से वाज इतना था, एज कम्पेयर टू इतना था कब, सेम पीरियड में अगर हम देखें तो। दूसरा हमारा इनकरेक्ट था, बिटवीन 2011-12, 2018-19 द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय कमोडिटीज रिवील दैट इंपोर्ट्स ऑफ आयरन, स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, इंडस्ट्रियल मशीनरी हैव एक्सपीरियंस्ड क्या, पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है। उसमें नेगेटिव बताया था कि रिड्यूस हुआ है ना, पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिलता है अगर हम जो टोटल परसेंटेज है इंपोर्ट्स का उसमें देखें तो। थर्ड हमारा करेक्ट था, फोर्थ करेक्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा, हमें बताना है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। देखो, इट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन लिस्टेड कंपनीज, गलत। इट इज लार्जली नॉट डेट क्रिएटिंग फाइनेंस कैपिटल फ्लो, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, जी हाँ। जैसे कोई फॉरेन कंपनी कंट्री है, हाँ इंडिया है, यहाँ पे आया, यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेक्टर है कोई, लेट्स कोई सा भी ले लो, मतलब रिफाइनरी सेक्टर है, ठीक है, वहां पे इन्वेस्ट किया, वहां पे इन्वेस्ट अपना खुद का पैसा कर रहा है ना,
यहाँ पे इसको प्रॉफिट होगा, लेके जाएगा। डेट कहाँ क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो? खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, डेट कहाँ क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए यह लार्जली नॉट डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है। देख सकते हो आप, पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है इज वन वेयर देयर इज नो डायरेक्ट प्रीपेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर द रेसिडेंट्स, जहां रेसिडेंट का कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन ना हो, ठीक है। एफडीआई इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला, गोल्ड ट्रेंचेस रिजर्व ट्रेंचेस रिफर्स टू, यह क्या है? यह एक क्रेडिट सिस्टम है ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर कंट्रीज, ठीक है। क्या एक क्रेडिट सिस्टम है जो कि ग्रांट आईएमएफ के द्वारा किया जाता है इसको, मेंबर कंट्रीज को, ठीक है। गोल्ड ट्रेंड्स and reverse trends, International Monetary Fund is funded through its member and their quota contributions, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है और बोला है इसमें से करेक्ट बताना है। बोल रहा है कॉमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स। जी हाँ, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होता है बेसिकली। ये वर्किंग कैपिटल जो कंपनी को नीड होती है उसको फाइनेंस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पहला हमारा सही है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ए कंपनी। देखो, ये पहले तो लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक के द्वारा यूज किया जाता है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। थर्ड है कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। जितने भी इंटर, जैसे कोई भी बैंक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी फेस कर रहा है तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन मतलब दूसरे बैंक से वह मतलब पैसे को बोरो कर सकता है, ठीक है। सो दैट जो लिक्विडिटी चैलेंजेस वह फेस कर रहा है उसको मिनिमाइज किया जा सके, उससे टैकल किया जा सके। जी हमारा ये सही है। कॉल मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस फाइनेंस होता है, बेसिकली यूज किया जाता है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। जो टेम्परेरी रिक्वायरमेंट होता है कैश का, उसके लिए। फोर्थ क्या बोला, जीरो कूपन बॉन्ड आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू कॉर्पोरेशंस। बोल रहा है जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है वह इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड होता है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बेसिकली इशूड किसके द्वारा किया जाता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा कॉर्पोरेशंस को, ठीक है। देखो ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इशूड किया जाता है, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस पे इशूड इसको किया जाता है, तो ये हमारा चौथा गलत हो जाएगा। पहला तीसरा सही होगा। देखो, फर्स्ट हमारा सही है, कॉमर्शियल पेपर इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है मतलब शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है। 15 डेज टू 1 ईयर के लिए इशू किया जाता है, ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। दूसरा हमारा गलत था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, शॉर्ट टर्म, उसमें लॉन्ग टर्म बताया था, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आया शॉर्ट टर्म, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स issued by commercial bank and special financial institution which is freely transferable between parties, ठीक है। थर्ड हमारा कॉल मनी is a money market instrument used by the bank to meet their temporary requirement of cash। जो टेम्परेरी रिक्वायरमेंट होता है कैश का बैंक्स में, उसको मीट करने के लिए कॉल मनी का यूज किया जाता है। यह एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। चौथा, जीरो कूपन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज इशूड एट डिस्काउंटेड टू इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, मतलब कोई भी बॉन्ड है, सपोज दैट 1000 रुपए है तो इसको डिस्काउंटेड पे किया जाएगा 950 900 पे ऐसे, ठीक है। एट विच इट विल रिडीम्स, इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होता। तो ये हमारा हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो 2020 का हमारा खत्म होता है। अब हम 2021 का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।